हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, चाहे आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपको नेचुरली कहीं सोर्स से मिल रहा है, तो उन दोनों केसेस में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करना होता है। ठीक है। अब प्यूरिफिकेशन डिपेंड करती है नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, कैसी इम्प्योरिटी है, कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर है, इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आप कौन सी प्यूरिफिकेशन टेक्निक को यूज करते हो। तो यूजुअली हम यूज करते हैं ये 5 टेक्निक्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट रहती है सब्लिमेशन, देन क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और लास्ट में क्रोमैटोग्राफी। सो वन बाय वन डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं और विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। तो वैसे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन सब्लिमेशन में, सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, डायरेक्टली जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपने देखी होगी नैप्थलीन बॉल्स देखी होगी, वो लिक्विड नहीं होती, वो डायरेक्टली क्या हो जाती है, सब्लिमेट होके वो गैस में बदल जाती है, लिक्विड से डायरेक्टली गैस में। अब ये वाली जो प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, ये कैसे कंपाउंड्स के लिए लगेगी, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए और इम्प्योरिटी के लिए लगेगी। तो देखो, ये वाली टेक्निक हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं जो कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो, सब्लिमेबल हो, मतलब वो सब्लिमेट हो जाए, वो सॉलिड से वेपर बोल सकते हो या फिर आप गैस कह सकते हो, उसमें कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जो इम्प्योरिटी हो वो नॉन सब्लिमेबल हो। क्योंकि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो सब्लिमेबल है मतलब वो डायरेक्टली सॉलिड से जाके गैस में बदल रहा है, मतलब उड़ रहा है। ठीक है। अगर ऐसा होता है और जो आपकी इम्प्योरिटी है, जो आपकी नीचे इम्प्योरिटी है वो नॉन सब्लिमेबल होगी, तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो डायरेक्टली गैस में चले जाएगा, वो तो वेपर्स में चले जाएगा, सब्लिमेट होके वो तो उड़ जाएगा, और जो लेफ्ट होगा आपके पास वो इम्प्योरिटीज नीचे रह जाएगी। और आप क्या करोगे, ये जो गैस बनी है, ये जो वेपर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, उनको आप कलेक्ट कर लोगे। ठीक है। तो इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हो। तो सब्लिमेशन टेक्निक में हम यूज़ करते हैं ऐसा हम प्रॉपर्टी उनकी यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो कि कैसे हो, सब्लिमेबल हो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो इम्प्योरिटीज़ हो वो नॉन सब्लिमेबल हो। इस तरह से हम दोनों में क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है जैसे नैप्थलीन बॉल्स है, उनकी प्योरिफिकेशन आप इस मेथड से आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आपने ज़रूर लैब में कहीं ना कहीं तो करा होगा या फिर आपने पढ़ा भी होगा। क्रिस्टलाइजेशन में अगर देखा जाए, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रिस्टल्स का बनना। कौन से क्रिस्टल्स, प्योर क्रिस्टल्स। अब देखो, यहाँ पर बेसिक जो आइडिया है, बेसिक जो इसके पीछे पॉइंट है वो क्या है, ये जो मेथड है वो बेस होता है सॉल्युबिलिटी डिफरेंस पे। ठीक है। जो आपकी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसे आपने क्या करना है, प्योर स्टेट में आपको ऑब्टेन करना है, और जो इम्प्योरिटी है जो उसमें है, उन दोनों में सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस है अगर, तब आप ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा, क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम अपना जो सॉल्वेंट है, ठीक है, इम्प्योर कंपाउंड को, जो आपका क्या होता है, यहाँ पर है आपका इम्प्योर कंपाउंड, जिसे आपने क्या करना है, प्योर बनाना है। तो इस इम्प्योर कंपाउंड में आप सम सॉल्वेंट डाल देते हो। ठीक है। सॉल्वेंट ऊपर से डाल देते हो, कोई सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट कैसा होगा, ये ऐसा सॉल्वेंट आपको लेना है जो कि लो टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो स्पैरिंगली सॉल्यूबल हो, जिसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पैरिंगली सॉल्यूबल हो रूम टेम्परेचर पे। अब ये स्पैरिंगली सॉल्यूबल क्या होता है, स्पैरिंगली सॉल्यूबल का मतलब होता है कम सॉल्यूबल। ठीक है। तो ऐसा आपको सॉल्वेंट लेना है उस कंपाउंड के लिए जिसमें वो रूम टेम्परेचर पे तो सॉल्यूबल कम हो, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो उस सॉल्वेंट में क्या हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए। तो क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट और इम्प्योर कंपाउंड को मिला देते हैं। पर्टिकुलर हम सॉल्वेंट लेते हैं ऐसा जो कि रूम टेम्परेचर पे, जिसमें कंपाउंड कम सॉल्यूबल हो और हीट करने पे सॉल्यूबल हो जाए। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ ली, अपने इम्प्योर कंपाउंड को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल दिया, तो एक सॉल्यूशन बन गया। अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा, इस सॉल्यूशन में ये स्पैरिंगली सॉल्यूबल है, मतलब इतना सॉल्यूबल नहीं है। सो फॉर दैट हम क्या करते हैं, हम इस सॉल्यूशन को हीट कर लेते हैं। जब आप हीट करते हो, हाई टेम्परेचर पे ला रहे हो, तो आपका जो सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्वेंट में
कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल हो जाएगा तो एक आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो आप ज़्यादा हीट करोगे तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वो करीब आधा रह जाएगा या आधे से भी कम रह जाएगा। मतलब आप उसको काफ़ी हीट करोगे सो दैट वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए और जो क्रिस्टल्स है, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्यूरिफाई हो जाए। अब ये करके जब आपके पास जिस पॉइंट के पास आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, फिर आप क्या करते हो, आप अपने सॉल्यूशन को कूल डाउन करते हो। जब आप कूल डाउन करते हो उसके बाद आप देखोगे वेरी फाइन वेरी नाइस आपके पास क्रिस्टल्स ऊपर नज़र आते हैं और नीचे नीचे रह जाता है इम्प्योरिटीज़ आपकी सॉल्वेंट में। ठीक है, फिर क्या करोगे, फिल्टर पेपर लोगे, उसमें फिल्टर आउट करेगी इस सॉल्यूशन को, ऊपर बच जाएगी आपके प्योर क्रिस्टल्स, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड फिल्टर पेपर पे आ जाएगा, और जो नीचे पोर्शन आ जाएगा जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, रिमेनिंग पोर्शन जो फिल्टर आउट के बाद नीचे निकल जाएगा वो इम्प्योरिटीज़ निकल जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ के साथ सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी निकल जाएगा तो वो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन पोर्शन है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन अमाउंट है वो आपका फिल्टर पेपर के ऊपर प्यूरिफाई होके निकल जाएगा। तो इसमें एक्चुअली हमने क्या करा, हमने क्रिस्टल्स बनाए। तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या होती है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स डिसॉल्व्ड स्टेट। तो इसमें भी हमने डिसॉल्व्ड स्टेट से क्या करा, हमने क्रिस्टल्स निकाले उसकी प्योर फॉर्म में। तो क्या करना है, इम्प्योर कंपाउंड को सॉल्वेंट में डालना है, सॉल्यूशन बना, हीट करेंगे तो एक बहुत हीट करेंगे, ठीक है, हीट ज़्यादा करेगी सो दैट उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बने, या कह सकते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने। फिर उसको कूल डाउन करेंगे, कूल करेंगे तो हमें दिखेगी क्रिस्टल्स ऊपर ऊपर नज़र आएंगे और नीचे रह जाएगा आपका इम्प्योरिटी। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे फिल्टर पेपर पे। तो फिल्टर पेपर पे प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा और नीचे जो फिल्ट्रेट बचेगा उसमें आ जाएगी इम्प्योरिटी। तो मेनली ये वाला जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो कहाँ यूज़ होता है, ऐसे कंपाउंड्स की, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्योरिफिकेशन में यूज़ होता है जहाँ पर इम्प्योरिटी और कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो। ठीक है, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है वो आपकी सॉल्वेंट के साथ रहेगी और जो कंपाउंड है वो सेपरेट आउट हो गया है। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन लोअर क्लासेस में तो करा ही होगा। क्या होता है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में पहले इवेपोरेशन होता है, वेपराइजेशन होता है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है। ठीक है, सो जैसे लिक्विड है आपके पास, आप हीट अप करोगे, वेपर्स बनेंगे, दिस इज इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, और उसके बाद जो वेपर्स बने हैं उन्हें हम कंडेंस कर देते हैं और लिक्विड स्टेट में कलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्योरीफाइड आपके पास लिक्विड मिल जाता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि डिस्टिलेशन क्या होती है, ये लोअर क्लासेस में भी करी होगी, लेकिन यहाँ पर हम बहुत इसका एडवांस यहाँ पर वर्जन्स देखने वाले हैं, डिस्टिलेशन के एडवांस पार्ट्स भी यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय हीटिंग एंड देन कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन एज ए प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी यूज़ होती है। कैसे, किस जगह पे, पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन जो कि आप लोअर क्लासेस में भी कर चुके हो, उसके बाद आफ्टर दैट हम एडवांस पे चलेंगे। सो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, दिस इज यूज टू सेपरेट वॉलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। अब वॉलेटाइल लिक्विड क्या होता है, वॉलेटाइल मीन्स जो कि बहुत ईजिली वेपर्स बनाए, उन लिक्विड्स को कहते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स वो होते हैं जो बहुत डिफ़िकल्टी से वेपर्स बनाए या फिर बहुत कम वेपर्स बनाए, वो वाले लिक्विड होते हैं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, तो इस टेक्निक से आप, एक तो इसका एप्लीकेशन ये है, ऐसे आप लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हो जिनमें से दो लिक्विड्स है, दोनों में से एक ऐसा लिक्विड है जो वॉलेटाइल है मतलब वेपर बना रहा है, दूसरा लिक्विड ऐसा है जो नॉन वॉलेटाइल है जिसके वेपर्स नहीं बनते। ऐसे दो लिक्विड्स को भी आप सेपरेट कर सकते हो एक दूसरे से बाय यूजिंग डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, दूसरा ये आ जाता है कि ऐसे लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो वाले भी आप डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम प्यूरिफिकेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं, वो काइंड ऑफ क्या हो गया, सेपरेशन टेक्निक ही हो गया ना। प्यूरिफाई कोई कंपाउंड कब होगा, जब वो दूसरे से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो तरह से
दो तरह के केसेस पढ़ते हैं कि एक तो ऐसा रहता है दो लिक्विड्स है, दोनों में से एक वॉलेटाइल है, एक के वेपर बन रहे हैं, और दूसरा ऐसा है जो नॉन वॉलेटाइल है, जो नीचे ही रह जाएगा, जिसके वेपर नहीं बनेंगे। ठीक है। सेकेंड इज कि दो लिक्विड्स ऐसे हो, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे लिक्विड्स हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। ऐसे लिक्विड्स को भी आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो बाय डिस्टिलेशन। अब ये सेटअप है आपका सिंपल डिस्टिलेशन का। ठीक है, किसका है? सिंपल डिस्टिलेशन का ये आपका सेटअप है। क्या करते हैं यहाँ पर देखो, ये आरबी फ्लास्क होती है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसमें हमने क्या लिया है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल आ जाएगा क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। इसी से आपको समझा लेती हूँ। देखो ये आपके पास दोनों मिक्स है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, इनको सेपरेट आउट करना है, या फिर ये कह सकते हो आप कि एनिलीन को हमने प्यूरिफाई करना है, सेपरेट करना है। कैसे करोगे? क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट होता है 334 केल्विन, एनिलीन का होता है 457 केल्विन। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो यहाँ पर आप डिस्टिलेशन में इन्हें यूज़ कर सकते हो। ये जो आपके पास ब्लू कलर में दिख रहा है, यहाँ पर हम मिक्सचर ले लेंगे, इनको मिक्स करके डाल देंगे क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को, या फिर उन लिक्विड्स को जिनको आपने सेपरेट आउट करना है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को हम डाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर हीट दोगे, जब टेम्परेचर आपका 334 केल्विन हिट करेगा, विच इज़ द बॉइलिंग पॉइंट फॉर क्लोरोफॉर्म, तो क्या होगा, जो क्लोरोफॉर्म है यहाँ पर लिक्विड इस सॉल्यूशन में, यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म है वो वेपराइज होने शुरू हो जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऑब्वियसली जिसमें आपके वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो, मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेपर्स बन रहे हो। तो जैसे ही 334 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर अटेन करेगी आरबी फ्लास्क में, तो यहाँ से दोनों है, क्लोरोफॉर्म भी है, एनिलीन भी है, क्लोरोफॉर्म भी है, एनिलीन भी है। तो दोनों में से पहले क्लोरोफॉर्म के वेपर्स बनेगी, क्योंकि इसका कम टेम्परेचर है। जो लोअर टेम्परेचर है ऑब्वियसली वो पहले हिट होगा और उसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाएगी। टेम्परेचर यहाँ टेम्परेचर नोट करने के लिए थर्मामीटर है, वहाँ पर 334 केल्विन आपको दिख जाएगा। ठीक है, उस टाइम पर क्लोरोफॉर्म के जो वेपर्स है वो बनने स्टार्ट हो जाएगी, फिर ये पास होगी इस पाइप से थ्रू कंडेंसर। अब कंडेंसर क्या होता है? ये ऐसा एक एपरेटस है जो क्या करता है, जो वेपर्स को कंडेंस करता है। मतलब वेपर्स आ रहे हैं आपके गैशियस फॉर्म में है, उनको कंडेंस करता है, ठंडा करता है, लिक्विड फॉर्म में करता है। तो इसके लिए दो आउटलेट्स है आपके पास, दो यहाँ से एक इनलेट है, एक आउटलेट है। यहाँ से वाटर का इनलेट है, यहाँ पर कोल्ड वाटर आएगा और यहाँ से आउट हो जाएगा वाटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उससे कंडेंस हो जाएगी वेपर्स इनटू लिक्विड। तो ये कंडेंसर लगाया है सो दैट जो वेपर्स आ रहे हैं गैसियस स्टेट में, उसे हम ऑब्वियसली गैस में तो नहीं कलेक्ट करोगे ना, ये क्लोरोफॉर्म की जो वेपर्स है, करोगे तो लिक्विड स्टेट में ही ना, इसीलिए कंडेंसर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से पास होके वो ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पर नॉब दी है, आप उसे खोलोगे और यहाँ पर फ्लास्क में अपना क्लोरोफॉर्म लिक्विड को आप एक्सट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ पर कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर ये यहाँ पर नॉब है, उसे आप बंद कर लोगे। ये आपका कलेक्ट हो चुका है क्लोरोफॉर्म। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, 457 और हीट होगा और टेम्परेचर यहाँ पर मिलेगा और हीटिंग होगी और 457 केल्विन टेम्परेचर अटेन हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, क्लोरोफॉर्म तो हम हटा चुके हैं। फिर एनिलीन भी यहाँ से वेपर बनाएगा, कंडेंसर से होते हुए यहाँ पर अलग से दूसरे बीकर में हम इसे कलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोनों लिक्विड्स को जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, तो उनको हम इजीली बाय सिंपल डिस्टिलेशन सेपरेट आउट कर पाए एक दूसरे से। ठीक है, बाय सिंपल डिस्टिलेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। पहले क्लोरोफॉर्म हीट हुआ, उसके वेपर निकले कंडेंसर से जाके यहाँ पर कलेक्ट हो गया, क्योंकि तब तक एनिलीन वेपराइज नहीं हुआ, क्योंकि अगर दोनों साथ में वेपराइज हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तभी लिखा है सिंपल डिस्टिलेशन में हम ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट आउट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में ज़्यादा डिफरेंस हो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का डिफरेंस हो, जैसे कि एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म। ये एग्जाम्पल्स लर्न कर देना। ठीक है, ये तो आप बना ही लोगे। अब देखो, अब ये बात आती है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है कि वो वाले लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, उनको हम सेपरेट कर लेंगे बाय सिंपल डिस्टिलेशन। देखो, सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप ये वाला है। सो व्हाट अबाउट दोज लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में बहुत ही कम डिफरेंस रहता है, क्या उन्हें भी हम ऐसे करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन से? नहीं, उनको सेपरेट करने के लिए हम
क्या करते हैं, एक स्पेशल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं विच इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक उन लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे एग्जाम्पल है अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। ऐसे केस में आप सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेशन नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता कि साथ ही में जैसे ही अल्कोहल के वेपर बनेंगे वैसे ही ऑब्वियसली वैसे ही कुछ टाइम बाद 100 डिग्री भी हिट हो जाएगा, वाटर के भी बनने लगेंगे, दोनों के वेपर्स आ जाएंगे कंडेंसर में। कैसे आप अलग अलग करोगे, वो वहाँ पर क्या था, क्लोरोफॉर्म एनिलीन का डिफरेंस ज़्यादा था बॉइलिंग पॉइंट का, तो आपको टाइम मिल गया था। पहले क्लोरोफॉर्म को कलेक्ट कर लिया, उसके बाद एनिलीन के वेपर्स बने और उसको कलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तो यहाँ पर इनके वेपर्स जो बनेंगे वो तो सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही बन रहे हैं ना, इसीलिए वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो सेटअप है, जो ये डायग्राम है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको यहाँ पर लगाना होता है। अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होते हैं, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। एक कॉलम होता है, उसमें ग्लास के बीड्स लगे होते हैं, इस तरह के भी हो सकते हैं, कई जगह इस तरह के कॉलम भी देखने को मिलते हैं जिसमें बीच में हिंड्रेंसेस होती है, ठीक है, इस तरह के भी देखने को मिल सकते हैं, और ग्लास बीड्स भी होते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ग्लास बीड्स, वो क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। बाकी पूरा सेटअप, पूरा डायग्राम वैसा ही है जैसे सिंपल डिस्टिलेशन का था, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक ऑयल बाथ लगाया है, जो आपका आरबी फ्लास्क है उसे हमने ऑयल बाथ पे रखा है और उसके बाद उसे हमने बर्नर पे रख दिया है। ऑयल बाथ लगाने का मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंस ये है सो दैट यहाँ पर स्लोली हीटिंग हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या चीज़ होती है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का कमाल यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम थी कि हीट करेंगे तो दोनों के अल्कोहल के और वाटर के जो वेपर्स है वो एकदम से वेपराइज हो जाएंगे दोनों साथ साथ में। अब क्या किया, यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिए जिसमें ग्लास बीड्स है अंदर, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्रीज आएगा, ठीक है, जैसे ही आरबी फ्लास्क में यहाँ पर 78 डिग्रीज अटेन होगा, वैसे ही अल्कोहल के जो वेपर्स है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही वो वेपर्स ऊपर बनने स्टार्ट हो गए, और वो ऊपर जाके क्या होते हैं, वो ये जो ग्लास बीड्स है ये क्या होते हैं, ठंडे होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि जो अल्कोहल के हैं वो तो 78 डिग्रीज पे बॉईल होके आए हैं, वो तो गर्म है, वो क्या होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, ऊपर जाके यहाँ पर वो कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये कोल्ड ग्लास बीड से टकराएंगे, ठंडे हो जाएंगे और फिर से ये ड्रॉपलेट बन के नीचे आ जाएंगे। जैसे ही ये नीचे आ रहे होंगे उस पार्ट पे क्या होगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर आप दे रहे हो, हीटिंग दे रहे हो, ये तो कॉन्टिन्यूस है, तो उस टाइम पे जैसे ही ये ड्रॉपलेट्स कंडेंस होकर ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो नीचे वाला पोर्शन तो हॉट हो जाएगा। देखो, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो ये हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बना रहे हैं, जब हम इसे हीट कर रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, ऊपर वाला पोर्शन कोल्ड होगा, नीचे वाला हॉट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वेपर गए अल्कोहल के, मान लेते हैं अल्कोहल के वेपर्स ऊपर गए, ठीक है, अल्कोहल के वेपर्स ऊपर गए, यहाँ पर हॉट था, ठीक है, यहाँ से ऊपर गए। जैसे ही ऊपर वाले पोर्शन में कोल्ड सरफेसेस से यहाँ पर बीड से टकराए, वैसे ही ड्रॉपलेट बन के नीचे फिर से फॉल हो गए। जैसे ही नीचे आए तो उस टाइम तक ये वाला टेम्परेचर, नीचे वाले पोर्शन का टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा, तो ये भी हॉट हो गए हैं, काफ़ी हॉट हो गए। तो जैसे ही ये नीचे आएगी, ये फिर से वेपर बन के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है कंडेंसेशन, इवेपोरेशन की और कंडेंसेशन की। वेपर्स ऊपर गए, ऊपर से कंडेंस होके नीचे आए, जब तक वो नीचे आए, नीचे वाले बीड्स भी अब गर्म हो चुके हैं, जो कि उनकी वेपराइजेशन फिर से करा लेता है। फिर से ये ऊपर जाते हैं, कुछ टाइम तक फिर से कंडेंस होके नीचे आते हैं, नीचे से फिर से ऊपर जाते हैं, और ये तब तक चला रहेगा जब तक इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेल्सियस ना हो जाए, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब ये रिपीटेड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन होती है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, पूरा जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो 78 डिग्रीज पे हो जाता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर ऊपर भी 78 डिग्रीज हो जाता है। उस टाइम पर जो सारे वेपर्स हैं वो यहाँ से पास होके, क्योंकि देखो उनको पास होने के लिए 78 डिग्रीज मिल गया ना अब,
कोई भी ऐसा नहीं है ठंडा गर्म वाला सिस्टम नहीं है। पहले क्या था कि नीचे से गर्म होके ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ठंडा लग रहा है तो नीचे आ रहे हैं, नीचे फिर से गर्म है, गर्म वाले बीड्स उनको फिर से वेपराइज कर रहे हैं, फिर से ऊपर जा रहे हैं। वो तब तक होगा जब तक ये पूरे कॉलम का टेम्परेचर 78 ना हो जाए। जैसे ही 78 डिग्रीज होगा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल के लिए, तो जो अल्कोहल के वेपर्स है वो बहुत इजीली यहाँ से कंडेंसर में पास हो जाएंगे। कंडेंसर में जाके वेपर्स लिक्विड फॉर्म में बन जाएंगे। लिक्विड फॉर्म में बनने के बाद यहाँ से ये डिस्टिल्ड हो जाएंगे और यहाँ से नॉब खोलेंगे और यहाँ पर अल्कोहल आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये चीज़ अल्कोहल की हो गई है। जब ये पास हो रहे होंगे यहाँ से, जब यहाँ पर 78 डिग्रीज इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ने अटेन कर दिया होगा, उस टाइम पर नीचे ये जो आरबी फ्लास्क है उसका टेम्परेचर 100 पहुँच जाएगा। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऊपर का 78 है, देखो क्या हो जाएगा फिर, ये आपके पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना। ठीक है, ये मैं केस बता रही हूँ, ये वाला केस मैं बता रही हूँ जब आपका ये 78 डिग्रीज पहुँच गया होगा। तो जो ये आरबी फ्लास्क है आपके पास, उसका जो टेम्परेचर है वहाँ पर 100 डिग्रीज हो जाएगा। तो वाटर के वेपर्स क्या होंगे, वेपराइज होने शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो ऊपर जाएंगे, उनको यहाँ पर जो लोअर बीड्स है वो तो 78 डिग्रीज पे है, जो कि इनसे कंपैरेटिवली ठंडे हैं। जैसे ही वाटर वेपर्स इन बीड से टच होंगे, फिर से ये क्या हो जाएगी, कंडेंस होके नीचे आ जाएगी। तो नीचे तो टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर से इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये रिपीट होगा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, तब तक जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्रीज हो जाए। किसका, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का। जैसे ही सारे बीड्स 100 डिग्री सेल्सियस के हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगी सारे वेपर्स और यहाँ पर कंडेंसर में आके ठंडे हो जाएंगे और यहाँ पर हम इन्हें डिस्टिल्ड ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पेपर में आ सकती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उन लिक्विड्स की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम होता है। ये एग्जाम्पल एक लर्न कर देना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आपका जो ये सेटअप है वो सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही है, बस यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाना है, वाटर बाथ लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिपीटेड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हुई, जिससे हमने यहाँ पर सेपरेशन करी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की यहाँ पर थ्योरी पढ़ लेते हैं। ग्लास बीड्स प्रोवाइड अ सरफेस फॉर रिपीटिंग कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन। सो ड्यू टू दीज ग्लास बीड्स जो कि हमने लगाए हैं, उसी की वजह से रिपीटेड कंडेंसेशन और इवेपोरेशन हो रही है, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों लिक्विड्स को टाइम मिल जाएगा अलग अलग से इवेपोरेट होने में, अलग अलग से कलेक्ट होने में। ठीक है, ग्लास बीड्स की वजह से रिपीटेड कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन हो रही है, उसी वजह से हम यहाँ पर सेपरेट आउट कर पाए इतने लेस डिफरेंस ऑफ इन बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स को। सो यहाँ पर क्या है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है, जैसे कि यहाँ पर इथेनॉल था, पीछे अल्कोहल था, वो क्या हो रहा है, वो कंडेंस हो रहा है टॉप ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। ठीक है, तो ये कहाँ कंडेंस हो रहा है, ऊपर वाले एरिया में आपका अल्कोहल कंडेंस हो रहा है और नीचे वाले एरिया में क्या हो रहा है, वाटर कंडेंस हो रहा है। ठीक है, एंड जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड है वो कंडेंस हो रहा है बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो कि पूरी थ्योरी में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्रूड ऑयल होता है जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स है उनको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वो कंपोनेंट है उनके भी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो काफ़ी एक दूसरे के साथ साथ ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और डिस्टिलेशन होती है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अब ये स्पेशल टाइप ऑफ जो डिस्टिलेशन है वो ऐसे लिक्विड्स में हम यूज़ करते हैं जिनके बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, कौन से लिक्विड्स, जिनके बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, या फिर वो जो कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करने से पहले ही उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो बिल्कुल टूट जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो लिक्विड्स हैं उनकी अगर हमने डिस्टिलेशन करनी हुई ना ऐसे लिक्विड्स की जिनका बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट है, तो देखो कितनी दिक्कत हो जाएगी, हमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि उनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स है। तो यही काम हम कम टेम्परेचर में भी कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। ठीक है, तो ये काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है।
तो क्योंकि एक तो ये बात है कि टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, और दूसरी ये बात है कि जो आपका कंपाउंड है, जो आपका लिक्विड है, वो भी डिकम्पोज नहीं होगा। तो क्या फ़ायदा उसको प्यूरिफाई करने का अगर आपका कंपाउंड ही, जो आपका लिक्विड है वो ना रहे, वो डिकम्पोज हो जाए, कुछ और ही बन जाए। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड्स, तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, जो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर है, वो हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह के हम लिक्विड्स में यूज़ करते हैं, जिनके वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और जो डिकम्पोज होते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पे या फिर बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट ही हम थोड़ा कम करवा देते हैं, टेम्परेचर ही कम करवा देते हैं बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। अब बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर हम कैसे कर सकते हैं वो देख लो। देखो, पहले ना मैं बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बताऊंगी कि एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है। तो किसी भी लिक्विड का, किसी भी सब्सटेंस का कोई जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, देखो वो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर ध्यान से देखना, जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर, उसके वेपर्स का प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या है, वही लिक्विड जिसका आप बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, उसके जो वेपर्स है उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल प्रेशर से इक्वल हो रहा है, तो वही बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लेते हैं 200 डिग्रीज है हमारे पास। ठीक है, तो 200 डिग्री पे हमारा जो वेपर प्रेशर है, कोई 200 डिग्री पर एक लिक्विड है। ठीक है, 200 डिग्री पे उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट नाम दे देते हैं। इन शॉर्ट, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर उस लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर को क्या करता है, के इक्वल हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपने लिक्विड लिया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, या फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कई बार कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है। अब ये जो लिक्विड है ये हीट होगा तो इसके यहाँ पर वेपर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वेपर्स आ रहे हैं इस लिक्विड के, तो वेपर्स की वजह से सम प्रेशर भी एक्सर्ट होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो जिस टेम्परेचर पे ये वाला वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसे लिक्विड्स जिनके बहुत ही हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाते हैं, जिन्हें हम नहीं कर सकते, नहीं अटेन कर सकते, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं प्रेशर को रिड्यूस। अब प्रेशर को कौन सा रिड्यूस करना है, प्रेशर अपने एक्सटर्नल प्रेशर को हम रिड्यूस कर लेते हैं। क्या करते हैं, देखो एक्सटर्नल प्रेशर को बाय द यूज़ ऑफ सम एपरेटस हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास पंप वगैरह हो गए, उसकी हेल्प से हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। जब आपका बाहर का ही प्रेशर जिसके इक्वल लाना है वेपर प्रेशर को, वो ही कम हो गया है, तो यहाँ पर अगर कम वेपर भी हो, मतलब वेपर प्रेशर कम भी हो, कम यहाँ पर वेपर्स भी बने हो, वो भी चल जाएंगे। अब कम वेपर्स कब बनेंगे, जब बॉइलिंग पॉइंट आपका थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका, टेम्परेचर आपका कम हो जाए तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि कम वेपर्स बनेगी तो वो चल पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपने रिड्यूस कर दिया है तो वेपर प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा, तो कम टेम्परेचर पे भी आप क्या करोगे, उसको बॉयल कर पाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर होती है। ये पढ़ लेते हैं। दिस इज यूज टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो बॉइलिंग पॉइंट एंड बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे मतलब हम एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। लिक्विड कैन बॉयल एट टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लो इसका टेम्परेचर, कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर 200 था। ठीक है, हमने यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट तो वही टेम्परेचर है ना जिस टेम्परेचर पे ये वाला जो इक्वालिटी है ये सेटिस्फाई हो जाए। जब आप इसी प्रेशर को कम कर रहे हो तो ये जो इक्वालिटी होल्ड होगी, ये इससे कम टेम्परेचर, मान लेते हैं 150 डिग्री पे भी ये वाली जो इक्वालिटी है वो
होल्ड हो सकती है, ठीक है। तो क्या कर दिया, प्रेशर को कम करके हमने क्या कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट को भी कम करा दिया। अब कम टेम्परेचर पे भी बॉईल हो जाएगा लिक्विड। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड कौन सी, जो हमारे लिक्विड थे जिनके हाई टेम्परेचर्स थे, बहुत ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट थे, अब वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पर प्रेशर हमने रिड्यूस करके उनके बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करवा लिए। अब वो कम टेम्परेचर पे भी बॉईल हो जाएंगे और डिस्टिलेशन उनका आराम से हो जाएगा, क्योंकि उनके वेपर, देखो बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर वेपर बने। अब कम टेम्परेचर पे भी उसके वेपर बनेंगे और वो डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहानी थी रिड्यूसिंग द प्रेशर की, बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पे भी बॉईल हो जाएगा लिक्विड। तो यहाँ पर प्रेशर इज रिड्यूस्ड यूजिंग वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का यूज़ करके आप प्रेशर को रिड्यूस कर दोगे। अब देखो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये टेम्परेचर है जिस पे वेपर्स बनने हैं वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड भी कम हो जाएगा। तो आपका जो आपका टेम्परेचर है जिस पे वेपर बनने हैं, जिस पे बॉईल होगा लिक्विड, वो भी आप रिड्यूस कर सकते हो आसानी से। एग्जाम्पल है, जैसे ग्लिसरॉल है, उसका सेपरेशन उसके स्पेंट लाई से। स्पेंट लाई क्या होता है, उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कॉस्टिक सोडा भी होता है, ग्लिसरॉल भी होता है, सॉल्ट भी होता है। सपोनिफिकेशन में आप ये पढ़ते हो। सिर्फ इतना यहाँ पर ध्यान रखो कि जो ग्लिसरॉल होता है, वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द स्पेंट लाई, उसको हम इससे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिड्यूस्ड प्रेशर वाली डिस्टिलेशन। अब देखो यहाँ पर क्या सेटअप है इसका, सब कुछ सेम है जैसे डिस्टिलेशन में करते थे। एक चीज़ यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप लगा दिया है और यहाँ पर मैनोमीटर लगा दिया। मैनोमीटर किस लिए, ताकि हम उसका प्रेशर को देख सके, ठीक है, मेजर कर सके। यहाँ पर टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर है और साथ ही यहाँ पर हमने कैपिलरी लगाई है टू रेगुलेट द एयर, मतलब प्रेशर को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए कैपिलरी लगाई है। बाकी पूरा सेटअप वैसा ही है। यहाँ पर आपने डाला है वो वाले लिक्विड्स जिनको आपने क्या करना है, जिनको आपने डिस्टिलेशन, जिनका प्यूरिफिकेशन करवाना है, डिस्टिलेशन करवाना है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप वैक्यूम पंप से प्रेशर को रिड्यूस करवा दोगे, प्रेशर को आप कम करवा दोगे, तो यहाँ पर सारे इधर भी क्या हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो यहाँ पर कम टेम्परेचर पे भी, लो टेम्परेचर पे भी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। वेपर बनेंगे, कंडेंसर में जाएंगे, यहाँ पर डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगी, सेपरेशन हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। तो देखो, जैसे कोई एक लिक्विड है जिसका बहुत ही थाउजेंड्स में बॉइलिंग पॉइंट होना था, मान लेते हैं बहुत ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना था, तो उसके लिए देखो कितना आपको टेम्परेचर देना पड़ना था अगर आप सिंपल डिस्टिलेशन से चलते तो। लेकिन हमने बहुत ही वाइजली एक्ट करा। हमने क्या करा, एक कंसेप्ट यूज़ करा एक्सटर्नल प्रेशर का। एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया, वेपर प्रेशर भी कम हो गया, जिससे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, ज़्यादा पे बॉईल होना था लिक्विड, वो कम टेम्परेचर पे भी बॉईल हो गया, ठीक है। तो इस करके हम ये सेपरेशन करते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर वाली डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज स्टीम डिस्टिलेशन, ये लास्ट है डिस्टिलेशन का। अब देखो, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन वहाँ पर यूज़ होती है जहाँ पर हमें ऐसे सब्सटेंसेस को सेपरेट करना होता है जो स्टीम वॉलेटाइल हो। स्टीम वॉलेटाइल का मतलब है जो स्टीम की प्रेजेंस में वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो होता है स्टीम वॉलेटाइल, स्टीम से वेपर बन जाए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि इमिसिबल हो वाटर में। इमिसिबल का मतलब होता है नॉट सॉल्यूबल, ठीक है, या फिर कम सॉल्यूबल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो स्टीम वॉलेटाइल है और जो इमिसिबल है वाटर में, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बाय स्टीम डिस्टिलेशन सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपको, स्टीम इज पास थ्रू द लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड। जिस लिक्विड को आपने डिस्टिल करना है उसमें से आप स्टीम को पास करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सेटअप देख लो स्टीम डिस्टिलेशन का। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर वाटर लिया हुआ है, ठीक है। इसे आप बॉईल करोगे तो ये क्या है, यहाँ से आप स्टीम प्रोवाइड करोगे इसमें। ये वाला जो आरबी फ्लास्क है, ये है आपका मिक्सचर जिसमें आपका कंपाउंड है जिसको आपने डिस्टिल करना है। यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर के जो वेपर्स है, जो स्टीम है, स्टीम कह सकते हो, स्टीम यहाँ से आ रही है इस कैपिलरी के थ्रू, यहाँ पर स्टीम आ रही है, ठीक है। अब हमने स्टीम पास करी इस कंपाउंड में जिसे हमने डिस्टिल करना है, क्योंकि हम स्टीम डिस्टिलेशन यहाँ कर रहे हैं। जैसे ही स्टीम यहाँ पर आई, क्योंकि जो कंपाउंड था वो क्या था, स्टीम वॉलेटाइल था, स्टीम के प्रेजेंस में उसके वेपर बन रही है, तो ये यहाँ से वेपर बनाना स्टार्ट होगा, ठीक है। और साथ ही क्या होगा, जब ये स्टीम यहाँ से यहाँ पास होगी तो क्या हो जाएगा, कुछ एक वाटर यहाँ पर भी इसके साथ कंपाउंड के साथ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो वेपर्स है, कुछ एक वेपर्स बीच में
बीच में रास्ते में क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, तो कुछ स्टीम के साथ साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स भी यहाँ पर आ जाएगी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टीम भी है, यहाँ पर स्टीम भी है और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, दोनों है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग होगी तो यहाँ से पास होके ये कंडेंसर में दोनों जाएंगे, तो कंडेंसर में जाके यहाँ से ये डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेगी, पहला तो डिस्टिल्ड लिक्विड जो आपको डिज़ायर्ड चाहिए और दूसरा वाटर। अब ये दोनों क्या होगी, सिंस ये इमिसिबल है, इमिसिबल क्या होते हैं, जो एक दूसरे में डिसॉल्व ना हो, मिक्स ना हो, तो ये इमिसिबल है तो इनकी दोनों की अलग अलग लेयर बनेगी, वाटर ऊपर होगा और दूसरा जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इस तरह से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, आप सेपरेटिंग फनल से, अभी मैं समझाऊंगी नेक्स्ट में कि सेपरेटिंग फनल क्या होगा। अब इन दोनों को यहाँ पर प्योर हमारे पास जो प्योरीफाई करके जो सेपरेशन चाहिए थी वो नहीं मिला है। अब क्या करेगी, यहाँ पर वाटर की भी लेयर है और दूसरा अपना लिक्विड भी है जो डिजायर्ड है, दोनों को कैसे सेपरेट करेगी, सेपरेटिंग फनल में। देखो स्टीम डिस्टिलेशन में क्या है, जो मिक्सचर आपका यहाँ पर बन रहा है वो स्टीम है, ठीक है, क्योंकि स्टीम पास हो रही है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, यहाँ पर स्टीम पास हो रही है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब ये चीज़ है, इसके वेपर कब बनेंगे, यहाँ पर क्योंकि दोनों चीज़ है आपके पास, यहाँ पर ऑर्गेनिक लिक्विड भी है, साथ में कुछ एक वाटर भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैंने बताया ना जैसे यहाँ से स्टीम पास हुई, स्टीम तो गई, स्टीम ने उसको वॉलेटाइल करा, वेपर बनाए और साथ ही साथ कुछ एक यहाँ पर वाटर भी ऐड हो गया, तो यहाँ पर दोनों है मिक्स, यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और साथ में कुछ एक वाटर भी है। अब क्या होगा, ये जो आपका पूरा ये है, ये चीज़ है, तो फ्लास्क में जो ये चीज़ है ये कब बॉईल करेगी, जब इनका टोटल प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। कैसे होगा, स्टीम डिस्टिलेशन में लिक्विड तब बॉईल करेगा जब P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P हो जाए, P1 P2 सम करके इक्वल्स टू P हो जाए। P क्या है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, और P1 क्या है, वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड, और P2 क्या है, वेपर प्रेशर ड्यू टू वाटर। अब ये दोनों के वेपर प्रेशर्स को हम यहाँ पर प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस RB फ्लास्क में एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक लिक्विड प्रेजेंट है और दूसरा वाटर भी प्रेजेंट है। मैंने बताया ना यहाँ से कुछ एक वाटर यहाँ पर भी आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस करके इसका ये जो आपका लिक्विड है ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही क्या होगा, वेपराइज करना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर P1 इज़ लेस देन P1 इज़ लेस देन P। P1 क्या है, वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड। देखो यहाँ पर इन दोनों को सम करके ये P के इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियस है ना कि जो प्रेशर ऑफ 1 है वो P के इक्वल नहीं है बल्कि P से कम है। अब ये क्या था, जो वाटर के ड्रॉप्स थे, वाटर वहाँ था, वाटर बॉईल हो रहा था, वाटर के वेपर आ रहे थे, तब उसने इसको सपोर्ट किया, दोनों के वेपर्स मिलके बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसको उन्होंने मैच किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर 1 है, वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड है, दैट इज़ लेस देन द एक्सटर्नल प्रेशर। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर से कम है तो इसका मतलब है जो ये आपका लिक्विड है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे भी वेपराइज हो जाएगा। तो इसी की वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर्स, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर आ रहा है ये P2, उसकी वजह से जो आपका ये ऑर्गेनिक लिक्विड है वो अपने नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर पे वेपराइज हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बाकी तो ये सब चीज़ें, ये सेटअप तो आपको पता ही है कैसे होगा। और साथ ही जब आपके पास दोनों लेयर्स मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर भी है, लिक्विड भी है, इमिसिबल है, अलग अलग लेयर है, तो ये बाय सेपरेटिंग फनल हम एक एक लेयर को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन के साथ हमने डिस्टिलेशन के सारे पार्ट्स को कवर कर दिया है, सारे एडवांस जो डिस्टिलेशंस थी वो हमने कर दी है। तो 3 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हम अभी तक कवर कर चुके हैं, बाकी रिमेनिंग आपकी 2 प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स बचती है, विच इज़ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और लास्ट में क्रोमेटोग्राफी आएगी, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक।